हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में, जिसमें हम क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें 5वां चैप्टर है पंचायती राज के बारे में हम पढ़ेंगे। पंचायती राज क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राम सभा के बारे में देखेंगे। ग्राम सभा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में शामिल हो, वह व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ये ग्राम सभा के बारे में डेफिनेशन है। अब ग्राम सभा में क्या होता है कि इसमें हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं, मतलब हम डायरेक्ट जो है कैंडिडेट का चयन करते हैं, जबकि विधानसभा और राज्यसभा के स्तर पर क्या होता है कि हम वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं करते हैं किसी भी कैंडिडेट को, वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं। तो एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ये जो सरपंच होता है, इसे हम आम तौर की भाषा में प्रधान भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि गाँव में ये प्रधान बने हैं, उसे टेक्निकली जो है सरपंच कहा जाता है। उसे टेक्निकली सरपंच कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकलिटी के स्तर पर बात करें तो ये जो ग्राम सभा की बैठक होती है, ये हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि गाँव के लोग जागरूक नहीं होते हैं। अगर वो लोग जागरूक हो जाएं तो ग्राम सभा की बैठक हो तो वो अपने गाँव की कई छोटी मोटी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, लेकिन वो जागरूक न होने के कारण वो ग्राम सभा की बैठक कर ही नहीं पाते। लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने कि गांव में रहने वाली तिज्जिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गाँव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तिज्जिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिसके जाता है हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गाँव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं, यानी वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। तो ये ऑथर ने हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये देखिए ग्राम सभा बैठी हुई है, इसमें वही लोग शामिल हैं जो कि मतदाता सूची में शामिल हैं, 18 वर्ष से ऊपर के हैं और वोट देने का अधिकार इन्हें मिला हुआ है। तो ये ऑथर ने हमें दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे ग्राम सभा आयोजित की जाती है। तो ग्राम पंचायत क्या होता है कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में हम जान लेते हैं। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। इसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है।
ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं? सड़कों, नालियों, स्कूल भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या होते हैं? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। एग्जाम्पल के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। और हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। सचिव जो कि सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, तो उसी पैसे को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। अब क्या होता है? पंचायत के 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही इसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है और संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव को व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। तो ये हमने पढ़ा ग्राम पंचायत के बारे में। लेकिन अगर हम इसको, ये तो चलो खैर हमें ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी जो कि आइडियलिज्म की बात है। अगर हम वास्तविकता में देखें तो किसी भी गांव में आप जाकर देखिए, वहां पे ग्राम सभाएं नहीं होती हैं, ना के बराबर होती हैं। और गांव के लोग इतने जागरूक भी नहीं होते हैं कि वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। इसलिए सरकार को चाहिए या जिला अधिकारी को चाहिए कि वो गाँव में जाके लोगों को जागरूक करे और उन जागरूकता फैलाए और उन्हें ग्राम सभा करने के लिए प्रेरित करे ताकि वो अपने गांव की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका समाधान करने में वो सक्षम हो। और जो सरपंच होता है यानी जिसे हम प्रधान कहते हैं, वो उनको जो पैसा आवंटित किया जाता है सरकार की तरफ से कि वो गांवों का विकास करे, तो वो उस पैसे का दुरुपयोग होने से रोके। अगर हम इस पूरे चैप्टर को वर्तमान परिस्थिति से जोड़ें तो आपने कोरोना काल में देखा होगा कि कई सारे जो गांव के लोग थे जो शहरों में काम करने के लिए गए थे, वो कोरोना काल में कोरोना की वजह से अपने घर की ओर वापस लौटने लगे। तो जिसे हम प्रवासी मजदूर कहते हैं, जिसे प्रवासी मजदूर का नाम दिया गया। तो जब वो अपने गांव की तरफ लौटे तो काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। उनके पास खाने तक के लिए कुछ पैसे नहीं थे कि वो कुछ खरीद सके या कुछ कर सके। तो ऐसे में ग्राम पंचायत का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो ऐसे कि सरपंच, जिसे हम प्रधान कहते हैं, वो मनरेगा नाम की एक चीज़ होती है। मनरेगा जो है सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना होती है जिसमें हम 100 लोगों को काम देते हैं। तो ग्राम पंचायत क्या कर सकती है? इस मनरेगा के थ्रू लोगों को रोजगार प्रदान कर सकती है ताकि जो प्रवासी मजदूर है उनके पास काम रहे और वो अपने खर्चे के लिए पैसे जो है कमा सकें। पैसे कमाएंगे तो वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पाएंगे। तो इस तरह से हम आज के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत का रोल देख सकते हैं कोविड के टाइम में।
अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। अब हमने देख लिया ग्राम पंचायत क्या होती है, कैसे बनती है, इसके स्तर क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि गांव का प्रशासन कैसे होता है। तो भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सबकी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 लोग हैं, इनका नाम देख लेते हैं ऑथर ने क्या दिया है। एक का नाम मोहन है और दूसरे का नाम रघु है। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में जमीन को लेकर लड़ाई हो रही है। ऑथर ने कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये मोहन है, ये रघु है। इनमें से किसी को भी मोहन रघु मान लो, क्या फर्क पड़ता है। तो इन दोनों में जमीन को लेके विवाद हो रहा है। तो वो विवाद क्या है कि मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी से मेड़ से अलग होते हैं। मेड़ क्या होती है, जैसे मान के चलो ये खेत है, ये एक खेत है, तो जैसे ये खेत आपस में जुड़े हैं तो ये बीच में जो ये लाइन गई हुई है इसे मेड़ कहते हैं। ये पतली सी रेखा जो है इसे मेड़ कहते हैं। इससे क्या होता है कि ये दोनों खेत अलग होते हैं। ये मोहन का खेत हो गया, रघु का खेत हो गया, ये मेड़ हो गया। तो रघु ने क्या किया, इस मेड़ को काट करके मोहन की जमीन का जो हिस्सा है वो अपने खेत में मिला के अपने खेत का आकार बड़ा कर लिया, तो इसे मेड़ कहते हैं। तो एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा बहुत डरा भी हुआ था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और उसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा सुनी हुई रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई। एक पड़ोसी ने उनकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, यानी कि वहां का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो बहुत पहले से ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद बातचीत करके यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। तो ये देखिए पुलिस थाने का कुछ नज़ारा ऐसा है। ये इंस्पेक्टर साहब है और ये हमारे मोहन जी हैं। तो पुलिस थाने का क्षेत्र देखते हैं। तो थाने के रास्ते में पड़ोसी ने पूछा क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। या वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। तो अब हुआ क्या, जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। तो अब इस सिनेरियो में क्या हुआ कि अब अगर वास्तविकता में हम बात करें तो जो पुलिस स्टेशन के लोग होते हैं बहुत ही करप्ट होते हैं। वो उनके पास जब कोई गरीब आदमी जाता है अपने मामले को लेकर के कि मामला दर्ज करवाना चाहते हैं लिखित रूप में, तो वो लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं हम ऐसे मामले को नहीं देखेंगे, छोटे छोटे मामले हम नहीं निपटा सकते हैं, ये मत देखो। उनका कहने का मतलब होता है कि हमें कुछ
मोटी रकम दो, कुछ खर्चा पानी दो, तभी हम काम आगे करवा सकते हैं आपका, तभी कुछ काम आगे बढ़ेगा। तो यही सेम सिनेरियो यहाँ मोहन के साथ हुआ। तो अभी सवाल ये उठता है, क्या मोहन के पास कोई और रास्ता था जिससे इस मैटर को सुलझाया जा सकता था, या केवल यही एक ऑप्शन था कि उनको पुलिस स्टेशन जाकर ही मैटर को सुलझाना था? तो हम आगे देखते हैं कि ऑथर हमें क्या बताना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन था जिसके थ्रू ये मैटर बिना पुलिस स्टेशन जाए सुलझ सकता था। तो अब हम यहाँ पर आता है राजस्व विभाग का काम। मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई थी, ऐसा आपने पढ़ा, यानी हमने एनसीईआरटी के ऑथर के थ्रू जाना। तो जमीन को नापना और इसको रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून गो इसे कहते हैं। तो हम यहाँ जमीन के लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसे लेखपाल भी समझ सकते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। हम अगले पेज पर देखेंगे कि उसके नक्शे क्या होते हैं, रजिस्टर क्या होते हैं। तो आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर यह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है, लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। और कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। तो ये एक रास्ता हो सकता था कि ये पटवारी मोहन और रघु जाते पटवारी के पास और पटवारी अपने नक्शे में देखता। अगर वो अपने नक्शे में पाता कि जो जमीन है वो थोड़ी सी भी हेरा फेरी की गई है तो वो जान जाता कि मेड़ बढ़ा करके खेत को बढ़ाया गया है, मेड़ को काट करके। तो अब क्या है, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। ये देखो रिकॉर्ड है कि कितने हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि है, जमीन मालिक का नाम, यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम, यहाँ पर बटाई पर नहीं है, फसल क्या दी हुई है, सोयाबीन या और भी कई फसल, अन्य फसलें, परती जमीन है या नहीं, सुविधाएं क्या क्या है, इस तरह की चीज़ें इस तरह के नक्शे में पटवारी रखता है। तो पटवारी क्या करता है, इसीलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे अपने नक्शे को और रिकॉर्ड को। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सबका हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों की और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है जिसे हम डीएम कहते हैं, और उसके नीचे तहसीलदार होता है। इन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून है हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं कि जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। फिर हिंदू अधिनियम धारा 2005 आया। इसमें क्या था कि नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू हुआ है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। तो सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। अब हम देख लेते हैं अन्य सार्वजनिक सेवाएं। तो
हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग व अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। हमने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा हुआ है। तो ये चैप्टर का सार था। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है नगर प्रशासन। तो एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा होता है और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। और यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है, इस पर हम विचार करेंगे। कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है, ये भी हम देखेंगे। कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं, कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं। अब हम इस चैप्टर में ये देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, नगर निगम के बारे में बताया जा रहा है। यह संस्था बहुत बड़ी होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवा खाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। और जो इसमें जो ऑथर ने एग्जाम्पल लिया है वो पुणे शहर का लिया हुआ है। तो इसमें बात हो रही है कि पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। अब निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारियों के बारे में हम देखेंगे। तो ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर कमेटी बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की कमेटियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में हमने देखा था कि सरपंच निर्वाचित होते हैं प्रत्यक्ष रूप से और जो सचिव था वो सरकार की ओर से नियुक्त किया जाता है। तो सेम यहाँ पर भी आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों को सरकार नियुक्त करती है। तो अब हम बात करते हैं, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर यह निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि नगर निगम को पैसा मिलता कहाँ से है। तो इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उससे संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगाया जाता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। और जब आप सिनेमा देखने जाते हैं या मूवी देखने जाते हैं तो आप टिकट को ध्यान से देखते हैं तो उसमें भी मनोरंजन के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के टैक्स देता है। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग भी होता है। तो अब क्या है, अब हम बात करते हैं
1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे, सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई की जाए। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का ही आता है। तो ये हमने पढ़ा। और क्या है, 2 तरह के कचरे होते हैं, एक होता है सूखा कचरा और एक होता है गीला कचरा। तो नगर निगम, जैसे आप दिल्ली जैसे शहरों में गए होंगे तो वहाँ पे 2 तरह के कचरे के डिब्बे होते हैं, एक ब्लू होता है, एक ग्रीन होता है। ब्लू वाले में गीला कचरा डाला जाता है और ग्रीन वाले में सूखा कचरा डाला जाता है। तो इससे क्या होता है कि नगर निगम ने ही यह सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों के कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक का जैसे ना गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हो तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो वो क्या कर लेते हैं, बड़े आसानी से गीला कचरा और सूखा कचरा अलग कर लेते हैं और फिर उसे डंप कर देते हैं कहीं दूर जा करके, ताकि लोगों को बीमारियां ना पकड़े और शहर में महामारी ना फैले और लोग व्यवस्थित रूप से रह सकें और अपना आनंद उठा सके अपने जीवन का और उनको लग्जरी लाइफ प्रदान की जा सके। तो ये शहरों में नगर निगम का कार्य ये होता है। तो हमने आज लोकल गवर्नमेंट में 3 चीज़ें देखी, ग्राम पंचायत, गांव का प्रशासन और नगर निगम यानी नगर प्रशासन के बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आजीविका के बारे में, आजीविका शहरी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में और ग्रामीण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में। इसी के साथ हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी कल समाप्त हो जाएगी। फिर हम परसों से स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी और उसी के पैरेलल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी, जिसमें हम इसके पैरेलल पढ़ेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे हैं, इससे हमें एक ब्रॉड व्यू मिल ही रहा है, लेकिन जब हम साथ में एम लक्ष्मीकांत को लेकर पढ़ेंगे तो हम इससे रिलेट करेंगे, इससे हम रिलेट करके लक्ष्मीकांत को पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे दोनों कॉन्सेप्ट मजबूत होते जाएं, कॉन्सेप्ट भी और फैक्चुअल डेटा भी। तो इस तरह से हम फैक्चुअल एनालिसिस और कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करके पॉलिटी को पढ़ेंगे। तो हम बहुत जल्द एम लक्ष्मीकांत भी स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम क्लास 7 की एनसीईआरटी पॉलिटी खत्म करेंगे, फिर क्लास 8 की, और उसके पैरेलल हम स्टार्ट करेंगे एम लक्ष्मीकांत, क्योंकि उसके बाद की जो एनसीईआरटी शुरू होने वाली है उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के अंगों के बारे में बताया जाएगा। तो हम उसके पैरेलल ही एम लक्ष्मीकांत स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ हम इस आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और स्ट्रेस और आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पेंडेमिक टाइम में घर से बाहर मत निकलिए। धन्यवाद।